स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी का जो मैथमेटिक्स का जो पार्ट 4 है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें देखिए जो भी क्वेश्चन होंगे आपके लिए वो आपको सॉल्व करने अपने कॉपी पर नोट करते रहिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको सॉल्व करते जाइए। और लास्ट टाइम में जब आपका एग्जाम के एक हफ्ता बचेगा उस सभी क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा, एक आपका नोटबुक तैयार हो जाएगा और सभी क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोग देखेंगे कि कितना बढ़िया क्वेश्चन, उसी लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही क्वेश्चन आएंगे, मैं ये बोलता हूँ इसी लेवल के क्वेश्चन में आएंगे और इसी पैटर्न पे आएंगे। ठीक है, तो ये मत कन्फ्यूजन मत रहिएगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं वही एग्जाम में आएगा। एग्जाम में तो वो नहीं आएगा, लेकिन जिस लेवल, जैसे मान लीजिए जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उसका बस वैल्यू चेंज रहेगा, वही रहेगा, बस वैल्यू चेंज। एग्जैक्ट तुम नहीं मिल सकते, लेकिन जो भी रहेगा उसका बस वैल्यू चेंज रहेगा, बाकी पैटर्न वही रहेगा। और पैटर्न आपको दे दिया जाएगा तो आप वहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिएगा, देखिए क्या दिया है। एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, क्या चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 6,000 रुपया दिया हुआ है, तथा पाँचवें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,750 रुपया है। तो ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया। ब्याज जो है कैसे दिया जा रहा है? वार्षिक दिया जा रहा है, यानी एनुअली दिया जा रहा है। ठीक है, तो ब्याज की दर क्या है? तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर क्या कीजिए, आप हर चैप्टर का अलग अलग प्रैक्टिस सेट लेकर आइए। ठीक है मेरे भाई, देखो इसमें आपके पास मुश्किल से 30 से 35 दिन बचा हुआ है। ठीक है, 30 से 35 दिन बचा हुआ है और 30 से, और मैं एक चैप्टर को 3 दिन भी प्रैक्टिस लाता हूँ तो वो टॉपिक नहीं कवर होंगे जो बाकी चीज़ें हैं, वो टॉपिक कवर नहीं होंगे। मान लीजिए एक क्लास में मैं 12 से 15 क्वेश्चन लेकर आता हूँ एक टॉपिक से, तो तब भी 40 क्वेश्चन हुआ 3 दिन में। तो हर चैप्टर को 3 दिन में नहीं समाप्त किया जा सकता, इसलिए वजह से मैं नहीं लेकर आ रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ आपको हर टॉपिक से मिले, हर टॉपिक से क्वेश्चन मिले और हर पैटर्न पे क्वेश्चन मिले, जिससे आपको बेनिफिट होगा, आपके एग्जाम में बेनिफिट होगा। तो यही होता है, लोग क्यों बोलते हैं, कोई भी टीचर देखे क्या बोलते हैं, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कराने वाले कोई भी टीचर्स यही बोलते हैं कि भाई आप प्रैक्टिस सेट लगाओ। प्रैक्टिस सेट मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस सेट मतलब होता है जो कंबाइन हो वो प्रैक्टिस सेट, न कि अलग अलग प्रैक्टिस सेट। बस प्रैक्टिस सेट मतलब जो कंबाइन प्रैक्टिस सेट हो, हर चैप्टर से क्वेश्चन आए, जिससे आपको पैटर्न पता चल जाता है। इसी वजह से आपका एग्जाम निकलता है। तो अगर आप अलग अलग कहेंगे तो अलग अलग ला दूंगा, लेकिन इसमें आपका नुकसान होगा, तो मैं नहीं चाहता आपका नुकसान हो। इसकी वजह से आप लोग मिक्सअप लगाएंगे प्रैक्टिस सेट तो ज़्यादा फायदा होगा। तो मेरी बातों को समझिए, आप लगा तो जाइए, बाद में जब पेपर दिखाइए तब कहिएगा हाँ सर इससे ये प्रॉब्लम हुआ, चाहे ये प्रॉब्लम हुआ। पहले आप लगा के जाओ। ठीक है, अब देखना, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। ठीक है, चौथे वर्ष का दिया है 6,000, ठीक, और पाँचवें वर्ष का दिया है 6,750। ठीक है, अब बताओ दोनों, जब 6,750 पाँचवें वर्ष का और चौथे वर्ष के दिया तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा? 5 में से 4 घटा दो, 750 माइनस 6,000, यानी एक वर्ष का जो ब्याज वो कितना हो गया? 750। अब क्या पूछा है? दर पूछा है, दर कितना होगा। ठीक है, क्या पूछा? दर कितना होगा। तो सिंपल सा क्या फॉर्मूला होता है बताना, ए बराबर क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे। ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है P1 + R/100/n। ब्याज आपका कितना आया? 750 रुपया एक वर्ष का। ठीक है, ये आपका जो 5 वर्ष बाद है 6,750 रुपये, ये आपका हो गया मिश्रधन और 6,000 आपका हो गया मूलधन। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ से समझ में आया। अब देखिएगा 6,750 बराबर 6,000 1 + R/100, n बराबर कितना है? 1 है, n बराबर 1। ब्याज क्या है? वार्षिक दिया गया है। ठीक है, तो ब्याज का दर पूछा था हम 1 मान लेते हैं, n बराबर 1 यानी टाइम 1 साल। अब देखो यहाँ से 6,750 बटे 6,000 बराबर 1 + R/100। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखना क्या करेंगे, R/100 बराबर 6,750 बाई 6,000 माइनस का 1, यहाँ से आपका 750 बटे 6,000 आ जाएगा। ठीक है, 2 0 कैंसिल हो गया, बचेगा R बराबर 1 0 6 0, ये कैंसिल, R बराबर कितना हो जाएगा? 6 बटे 75 बटे 6, तो R बराबर आपको हो गया 75/6। यहाँ से 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 5 30, R बराबर हो गया 12.5%। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 4200 की एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 5,082 रुपया हो जाती है। ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4,200 है, 4200 है, तो ब्याज निकाल लो। तो जब ब्याज निकालोगे आप लोग 5,082 माइनस 4,200, ठीक है,
तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 882 रुपये आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब क्या पूछा, दर पूछा, तो SI बराबर क्या होता है, SI बराबर का होता है PRT/100। ब्याज कितना आ गया आपका, ब्याज आपका आ गया 882 रुपया गुणे 100/P कितना है 4200 और T कितना है 3 बराबर R यहाँ से आपका निकल जाएगा, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपका हो जाएगा 42 दूना 84, 42 का 42 से कम 42 है, 3 7 21, यानी R बराबर आपका हो गया 7%। R बराबर क्या हो गया 7% हो गया। तो आपको बस सिंपल सा यही आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए था, SI बराबर PRT/100। SI साधारण ब्याज, P से आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन, R आपका रेट यानी दर, T टाइम यानी समय। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आया, ये आपका साधारण ब्याज से 2 क्वेश्चन था। अगर आपको देखिए, अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस से चाहिए, ठीक है, तो जो भी कॉपी में आप नोट कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप कॉपी में क्वेश्चंस को नोट कर रहे होंगे या सॉल्व कर रहे होंगे। तो उसमें आप जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ वहाँ पर ऊपर लिख दो, हर क्वेश्चन के ऊपर लिख दो साधारण ब्याज लिख दो SI से, या इंटरेस्ट लिख दो I फॉर इंटरेस्ट। ठीक है, कॉपी फर्स्ट पेज में मतलब लिख दो हिंट लिख के I फॉर इंटरेस्ट, P फॉर परसेंटेज, A फॉर एवरेज, ऐसे लिख के जो भी क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ उसमें लिखते जाओ। एक का एवरेज का है या परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो इसमें मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको दिक्कत कहाँ हो रही है। जैसे मान लो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो आप ऐसे लिख दो SI, ठीक है, SIM, ठीक है, ये हो गया सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब बाद में जब रिवाइज करना होगा तो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, आप जल्दी से सॉल्व करो इसको, कितना आएगा कितना नहीं, देखते हैं कौन इसको सॉल्व कर लेता है, कौन इसको सॉल्व कर लेता है, जल्दी से वो बताए। ठीक है, 2/1 - 2 सिर्फ कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया है। ठीक, तो देखिए इसका जो आंसर आएगा 8 आएगा। कैसे, 2 - 2 0 0 हो गया, फिर 4 में 6 जा, देखो 0 हो गया, यहाँ बचेगा आप ये आपका 0 हो गया। ठीक है, और 6 में 4 जा बचेगा 2 और 10 में 2 जा बचेगा 8, तो आपका ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिएगा ये क्वेश्चन शायद मैं करा चुका हूँ, लेकिन एक बार और देख लीजिए आप लोग क्या करा। मोहित एक स्थान A से चलना प्रारंभ करता है तथा स्थान B से B पर 12 घंटे में पहुँचता है। ठीक है, वह कुल दूरी का 1/5वां भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। ठीक है, तो A तथा B के मध्य दूरी क्या है ये आपको बताना है। जैसे कि कह रहा है इस क्वेश्चन में एक स्थान से क्या करता है, मान लीजिए कोई पहले से यहाँ से चलना प्रारंभ करता है तथा स्थान B पर 12 घंटे में पहुँचता है। B पर क्या करता है 12 घंटे में पहुँचता है, वह कुल दूरी का 1/5वां भाग 6 किलोमीटर, कुल दूरी का 1/5वां भाग, ठीक ना, कुल दूरी का 1/5वां भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो A तथा B की मध्य की दूरी क्या है। ठीक है, तो आप थोड़ा देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे मान लेते हैं A और B के जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, D होगी। ठीक है, A और B के बीच की जो दूरी होगी वो आपका D होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 1/5वां भाग 6 किलोमीटर और शेष दूरी 8 किलोमीटर। ठीक है, तो मान लीजिए 1/5वां भाग क्या हुआ, ये 5 में से एक हिस्सा किस मान लेते हैं D दूरी जो है वो चलता है आपका D दूरी। ठीक है, ये आपका चलता है 4D, क्योंकि ये D दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा से और D दूरी आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। अब देखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। जैसे दिया है 1/5वां भाग 6 किलोमीटर में। ठीक है, तो हम लोग माने इसका डिस्टेंस D माने हैं। ठीक है, अब देखिएगा जब वो डिस्टेंस D को, ठीक है, 1/5वां भाग, तो 1/5वां डिस्टेंस का 1/5वां कितना हो जाएगा, D का 1/5वां भाग कितना हो जाएगा आपका D/5। अब बाकी जो बचा वो कितना बचा 1 - 1/5, ये हो गया आपका हो गया 4/5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब देखना, ध्यान समझना आप लोग। जैसे कि इसमें कहा है 1/5वां भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो 1/5वां डिस्टेंस माने आप D, तो D का 1/5 भाग कितना हो जाएगा D/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है शेष दूरी कितना हुआ, 1 में से 1/5 घटा दो बचेगा 4/5, और 4/5 वाला भाग कितना डिस्टेंस हो गया
4D/5 किस स्पीड से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। अब बताओ टोटल टाइम कितना दिया, 12 घंटा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे 4। तो पहले कितना है दूरी, D/4/4 कितना है इसका 6, प्लस इसका कितना आएगा 4D कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 है, ठीक है, D/5/6, 4D/5/8। अब देखिए क्या करा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे 4। पहले का दूरी कितना आता है, D/5 और बट्टे 6 आपका 4 हो गया, 4D/5/8 आपका 4 हो गया। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, अब यहाँ से आप लोग 12 बराबर यहाँ से निकाल सकते हो, D 5 6 30 हो जाएगा, प्लस वहाँ 4D 8 5 40 हो जाएगा, 30 और 40 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग आराम से निकाल सकते हो, 12 धाम 120 हो जाएगा, यहाँ 10 कॉमन करके इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 4D अब प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 3D, ठीक है। यहाँ से आपका 4D अब प्लस 3 चौको 12, ठीक है, 12D बटे 12, ठीक है, 3 चौको 12 12D, ओके। यहाँ से 12 7 16D हो जाएगा, 16D बराबर 12 गुणे 1200 120, यहाँ से हो जाएगा 1440 16D, यानी D बराबर आपका हो जाएगा 16 9 144 और D बराबर 90, D बराबर 90 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, इस क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे कह रहा है B 12 घंटे में पहुँचते हैं, A से चलना प्रारंभ करता था स्थान B पर 12 घंटे में पहुँचता है, वह कुल दूरी का 1/5 यानी कुल दूरी मान लेते हैं D किलोमीटर, और D का 1/5 भाग, D का 1/5 भाग कितना हो गया, D/5 6 किलोमीटर घंटा से, तो यहाँ 6 किलोमीटर इसका क्या होगा स्पीड होगा। यहाँ से आपका समय निकल जाएगा, शेष दूरी कितना हुआ 1/5, एक में से 1/5 निकाल दो तो आपका कितना हो जाएगा, बचेगा 4/5, और 4/5 का D भाग कितना हो जाएगा 4D/5, किसने स्पीड से 8 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब टोटल टाइम लगता है समय, तो दोनों का टाइम जोड़ दोगे तो आपका राइट आंसर आएगा। क्यों जोड़ेंगे, देखो टोटल टाइम T दिया है, T1 प्लस T2 जोड़ दो तो टोटल टाइम T में आ जाएगा, दो स्पीड से वो चल रहा है, इसकी वजह से ये करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बाकी जो भी प्रॉब्लम होगा आपको लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ओके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को, यदि A B से 20% कम है, ठीक है, A B से 20% कम है तो 2B - A/A का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, थोड़ा आप याद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन को कराया था, ठीक है। थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए, मैंने आपके एक शायद कल के क्लास में मैंने बताया था 100 में से ऐसे क्वेश्चन को 20 घटा देंगे, ठीक है, ये बचेगा आपका 80, ओके। ये आपका हो गया 20 से 80% कम, A का मान हो गया, ठीक है, A का मान आपका हो गया 80। अब यहाँ से देखिए B माने 100 तो A हो गया आपका 80, अब B 2 गुणे 100 माइनस A कितना दिया आपका 80 आ गया, 80 आ गया, ये आपका हो गया 120/80, 4 3 12 4 2 8 यानी 3/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर शायद 5 रहा आपका। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिएगा 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिनों में पूरा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कार्य के आधे को 9 दिनों में पूरा करते हैं तो कितने व्यक्ति सामान्य कार्य को यानी पूरा कार्य को 6 दिनों में पूरा कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मैं एक फार्मूला बता देता हूँ, आप लोग उसको थोड़ा लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा चाहे तो, M1 D1/W1, ठीक है, M2 D2/W2, ठीक। ये आपका फार्मूला है, ये फार्मूला नोट कर लीजिए। M1 आपका आदमी, D1 आपका दिन, M2 आदमी, D2 दिन, W1 और W2 आपका उसमें जो भी समय जितना भी काम है वो आपका ये W1 और W2 ये वर्क, W फॉर वर्क, ठीक है। ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, इसी फार्मूला में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे तो देखिएगा मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ध्यान से समझिएगा आप लोग। जैसे क्या दिया हुआ है, M1 कितना दिया है 12, D1 कितना दिया है 9, और काम कितना है 1/2, ठीक। और देखिए M2 निकालना है आपको, दिन कितना दिया है 6, और जो W2 है जो वर्क है वो कितना है, समान कार्य यानी संपूर्ण कार्य है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, एक कंप्लीट कार्य हो गया, ठीक है। अब ये 2 है जो ये ऊपर आ जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 गुणे 9 हो जाएगा, 24 गुणे 9 बराबर M2 × 6, ठीक है। ये 6 है, यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिवाइड लिख देता हूँ इसको, 6 चौको 24 यानी 9 चौको 36,
यानी M2 बराबर कितना हो गया 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कितने व्यक्ति 36 आदमी 36 आदमी M2 कितना हो गया आपका 36 आदमी इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कितना इसका आंसर है, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस इसमें आपको जोड़ घटाना आना चाहिए, बाकी अपने आप को ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। आप लोग इसको थोड़ा कर लीजिएगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ 5/8 आएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, गुणा भाग करना है और कुछ नहीं, ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया P/Q बराबर 5/6। ठीक है, P/Q बराबर 5/6 एंड R/Q बराबर 25/9। तो P/R का रेशियो कितना होगा। ठीक है, इतना दिया है, तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सिंपल से बताया था। P/Q दिया है और Q/R दिया है, तो क्या निकाल लो आप लोग P/Q/R निकाल लो। ठीक है, ये कितना दिया है 5/6, ये दिया 25/9। ठीक है, 25 बचे 125। ठीक है, सबसे पहले यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। जैसे P/Q दिया है तो 25/9 दिया है, और न कि Q/R नहीं दिया है। क्या दिया है 1 मिनट, Q/R नहीं दिया है। ठीक है, क्या दिया है R/Q दिया है। ठीक है, कितना दे दिया 25/9। तो Q/R कितना आ जाएगा 9/25। Q/R हमको निकालना है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं A/B और B/C रहता है, तो जो B रहेगा, जो B वाला पोर्शन होता है वो आगे रहेगा, न कि पीछे रहेगा। तो थोड़ा सा आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा, एक बार और समझ लीजिए कि जैसे हम लोग A/B/C निकालते हैं जब, ठीक है, तो क्या रहता है A/B रहता है, फिर B/C रहता है, तब AB का इसमें, फिर BB का इसमें, फिर BC का इसमें, ऐसे करते हैं, तब ABC निकलता है। यहाँ पे देखिए क्या दे दिया R/Q दे दिया, चूँकि इसको रहना चाहिए Q/R। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा जल्दीबाजी में, मतलब कि नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हुए भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें बस आपको यहीं पे थोड़ा घुमाया हुआ है। R/Q जो दिया है इसको हम लोग लिखेंगे Q/R बराबर 9/25। ये आपका करेक्ट रिलेशन होगा। ये आपको दिया बस कंफ्यूज करने के लिए, ऐसा नहीं क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, बस आपको गलत कराने की कोशिश की गई है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, P/Q बराबर 5/6, R/Q है, तो Q/R कितना हो जाएगा आपका 9/25। अब यहाँ से आपका P/Q/R निकल जाएगा। 5 नंबर कितना हो जाएगा 45, 9 छके 54 और 25 छके 150, 150। ये आपका P/Q और R का आपका आएगा करेक्ट रिलेशन। ठीक है, 45:54:150। अगर R/Q करेंगे तो ये आपका गलत रिलेशन आएगा, आपका गलत आंसर आने लगेगा। तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये आपका PQR आ गया। अब निकालना क्या है P और R निकालना है, P और R निकालना है। तो P का मान क्या था 45, Q का मान था, R का मान था 150। ठीक है, तो 45:150, 5 9 45, 5 3 15। ठीक है, 3 3 का 9, 3 दाम 10, यानी 3:10 आपका P/R का मान होगा। P/R का मान कितना हो जाएगा 3:10। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक त्रिभुज की, ठीक है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं जोड़ दो, इसको इस्तेमाल दिया अनुपात दिया है तो 4x 3x और 2x कर दो। ठीक है, ये आपका त्रिभुज का जो है भुजाओं का अनुपात दिया, हम लोग लिख दिए 4x 3x 2x। यहाँ से हम लोग x का पहले मान निकाल लेते हैं, 4x + 3x + 2x बराबर 63, यह हो जाएगा 9x बराबर 63। x बराबर कितना हो गया आपका 7, x बराबर 7 हो गया। अब क्या पूछा है सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या होगी 4x वाला होगा 7 चौको 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका त्रिभुज का परिमाप से हम लोग निकाल चुके हैं, इसका सबसे बड़ी भुजा बताना था, तो 4x वाला होगा 28 सेंटीमीटर, आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, थोड़ा आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का 16 तथा 20 का लसअ का अनुपात क्या होगा। 16 तथा 20 का लसअ और 16 20 का मौसअ। अब मौसअ लसअ कैसे निकाला जाता है ये पता होना चाहिए। ठीक है,
ठीक, आपको पता होना चाहिए। ये आपका निकल गया मौसौ, मौसौ कितना आ गया 4, और लौसौ कितना आएगा 16, 20 का लौसौ जब निकालेंगे आप लोग तो इसका लौसौ आएगा 80। 4 और 80 का अनुपात कितना है, 4 कम 4 4 20, 1:20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1:20 ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा क्वेश्चन के लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए यहीं पे मौसम बाद में कर दूँ, इसे लौसौ पूछ दिया, लौसौ तथा मौसौ, तब क्या अनुपात हो जाएगा, तब अनुपात हो जाएगा 20:1। अगर मैंने कह दिया मौसौ तथा लौसौ, तब अनुपात क्या हो जाएगा 1:20। हो सकता है यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दे दे आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका कोई बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन को, थोड़ा ये पाइप वाला क्वेश्चन है, DI का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 एंड Y6 के लिए व्यय से राजस्व का अनुपात दर्शाया गया है। ऐसा क्वेश्चन शायद आपको करा दिया गया था या होमवर्क के रूप में दिया गया था, जहाँ तक मुझे याद है। तो किसका अनुपात दिया, व्यय से राजस्व का अनुपात, मतलब व्यय और राजस्व का अनुपात दिया है। तो पूछा है लाभ किस प्रतिशत किस वर्ष में सबसे कम हुआ। तो लाभ प्रतिशत किस वर्ष में सबसे कम हुआ, ये आपको बताना है। तो आप देखिए अब क्या करना पड़ेगा आपको, सबका धीरे धीरे करके निकालना पड़ेगा, राजस्व का और व्यय और राजस्व का खर्चा निकालना पड़ेगा, और फिर उसका सब निकालिएगा, आपका आ जाएगा। कैसे निकालना मैं आपको बता देता हूँ, एक निकाल के बता देता हूँ, बाकी आप लोग निकालिएगा जब एक एग्जाम आएगा तो ऐसे आपको करना रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए Y3 दिया है, Y3 कौन सा ये आपका 0.84, 84/100 हुआ। ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहाँ से 84/100 हुआ। अब इसको आप लोग चेंज करेंगे तो 21/25 हो जाएगा, से काटेंगे तो ठीक है 21, ये 25 हो जाएगा। 21/25 हुआ, 21 आपका जो है व्यय है, अब 25 क्या राजस्व है, इसका परसेंटेज में लाभ निकाल लो तो 2500 को 100, 2100 को। अब देखिएगा इसमें एक और चीज़ है, ये आपका 21 क्या है व्यय है, 25 क्या है राजस्व है। ठीक है, तब 25 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 4 का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ठीक है, 4 का लाभ हो रहा है। जैसे मान लीजिए 25 रुपये हम कमा रहे हैं, 21 रुपया खर्चा कर रहे हैं, बच कितना रहा है 4 रुपया, 4 का लाभ हो रहा है। तो 4/25 गुणे 100, 2500 को 100, यानी 16% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। इसी तरह आपको सबका पारी पारा निकालना पड़ेगा। तो लास्ट में जब Y7 का आप निकालेंगे, Y7 कौन सा है, ये आपका 0.96 है, तो इसको आप लिख सकते हो 96/100, यानी 24/25, 25 जाए 1/25 गुणे 100, यानी 2500 को 100, यानी 4% का लाभ हो रहा है। सबसे कम इसी का लाभ होगा Y7 का। इसमें देखिए आपको सबका नहीं निकालना पड़ेगा, थोड़ा ऑप्शन भी देख लीजिएगा। जैसे Y3 का हमने निकाल दिया, Y3 का हो गया आपका 16%, Y7 का आपका हो गया 4%, बचा Y4 का देखिए क्या दिया 0.90, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90/100। ठीक है, 3 यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा 10 गुणे 100, यानी 10% इसका हो गया। तो सबसे मिनिमम सबसे कम किसका होगा Y7 का, डी वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका वैल्यू दिया गया तो यहाँ से निकल जाएगा। तो Y7 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4% लाभ सबसे कम इसका हो रहा है, इसका हो रहा है आपका 16%, इसका हो रहा है आपका 10%। ठीक है, तो ये आपका ऐसे निकाल सकते हैं। तो DI का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया तो छूट कितने प्रतिशत था। तो आपको मैंने इसका फार्मूला भी बताया था, मैंने आपको कोई ऐसा क्वेश्चन भी बताया था पिछले वाले क्लास में, आप लोग वहाँ से देख लेंगे तो इसको आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। जैसे अंकित मूल्य बराबर, फार्मूला नोट कर लीजिएगा, अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस, ठीक है, जो अंकित मूल्य से जो क्रय मूल्य से जो अधिक जितना भी ये R% है R/100, ये आपका फार्मूला होता है। आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस R/100। ठीक है, तो अंकित मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य भी नहीं पता है, गुणे 100 प्लस 60/100, ये तो 160/100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 2/16, 2×10, यानी अंकित मूल्य, यानी ए को मैं इससे डिनोट कर देता हूँ, अब क्रय मूल्य को C से क्या हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसका छूट प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ से 8x मान लो अंकित मूल्य, 5x मान लो क्रय मूल्य। ठीक है, तो 20% लाभ पर बेचने के लिए कितना हो जाएगा,
विक्रय मूल्य तब कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणे क्रय मूल्य कितना है 5x, ठीक है। और लाभ कितना कमाना है 20%, कितना हो जाएगा 100 + 20 120 हो जाएगा बट्टे 100 हो जाएगा। अब देखिए 5x गुणे 12/10, 5 दूना 10 और 2 छक्के 12 यानी 6x। विक्रय मूल्य कितना हो गया 6x हो गया। 6x क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो कितना छूट देना होगा, छूट प्रतिशत कितना होगा ये आपको बताना है। 8x आपका क्या है, अंकित मूल्य है। 6x आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। और 8x क्या हो गया, अंकित मूल्य गुणे 100। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो। यहाँ से हो जाएगा 2 चौको 8, x कट जाएगा, आपको बचेगा 25%। 25% आप छूट देंगे तो आपको 20% का लाभ होगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इसमें 3 फॉर्मूला यूज था। जैसे कि मान लीजिए अंकित मूल्य जो दिया था उसका, तो उसके क्रय मूल्य में 60% अधिक है, क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु का 20% लाभ, तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लो। क्रय मूल्य हमारा आ गया था 5x और 8x, हमने दोनों का अनुपात निकाल दिया, उसका रेशियो में था तो उसको मैंने x मानकर लिख दिया 5x एंड 8x। यहाँ से 20% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालो कितना होगा, तो 20% लाभ पर जब विक्रय मूल्य निकालें हमारा तो 6x आ गया है, ठीक है। अब वहाँ छूट प्रतिशत क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बट्टे अंकित मूल्य गुणे 100, ये आपका छूट प्रतिशत का फार्मूला होता है। आप लोग नोट कर लीजिए, और मैं और बोल दे रहा हूँ, अंकित छूट प्रतिशत बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य फिर गुणे 100, ठीक है। नीचे 100 गुणा नहीं रहेगा, ऊपर रहेगा 100 से गुणा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। यदि शंकु की लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर, तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। शंकु का आयतन कितना दिया है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच बराबर कितना दे दिया 1232। अब यहाँ से आप लोग एच का मान कितना दे दिया है, शंकु की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 3 × 8 = 24 हो जाएगा। तो r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1232/8 गुणे ये 7 हो जाएगा, नहीं ऊपर 22 हो जाएगा, ठीक है, 7/22, ठीक। अब यहाँ से आप लोग यहाँ 3 अभी बाकी है, नहीं बस रहने दीजिए, 3 ने 3 तो कट जाएगा ना, 3 × 8 = 24, तो बस ये बाकी है। अब यहाँ से r स्क्वायर बराबर जब निकालोगे आप लोग तो आपका देखिए r स्क्वायर बराबर जब आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 49 आएगा, तब r का मान कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बस क्या था, एक सिंपल सा फॉर्मूला था, शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन जो वैल्यूम ऑफ कोण होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। इसका मान दिया था 1232 और इसमें एच का मान दे दिया है आपका 24। यहाँ से आप r का मान निकालना था, r का मान निकाल लेंगे तो आधार की त्रिज्या निकल जाएगी। यहाँ से r का मान कितना है 7 सेंटीमीटर आया, आप रख के सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका एक DI का क्वेश्चन है। दिया गया पाई चार्ट कार बनाने की 7 विभिन्न प्रक्रियाओं J1 J2 J3 J4 J5 J6 तथा J7 में लगने वाले समय को कार बनाने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत रूप में दर्शाया गया है। एक कार में देखिए ये पाई चार्ट जो DI होता है वो 4 चैप्टर सेट अलग अलग डिवाइड है, ठीक है। तो इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाला चीज़ अलग होता है और जो ये वाला जो खंभा आप लोग देखते हैं ये चीज़ अलग होता है, ठीक है। तो एक कार बनने में कुल 1200 घंटे का समय लगता है, तो बताइए J2 J5 प्रक्रियाओं में कुल कितना समय लगेगा, ठीक है। J2 J5 प्रक्रियाओं में कुल कितना समय लगेगा आपको ये बताना है। देखिएगा J2 एंड J5, J2 कितना है 18%, J5 कितना है 12%, ठीक है। तो क्या पूछा कितना समय लगेगा, 1200 टोटल क्या रहा है, पूरा एक कार बनने में 1200 समय लग रहा है, 1200 घंटे का समय लग रहा है। तो J2 कितना है 12% और जो ये 18%, ठीक है। ये हुआ, दोनों जोड़ देंगे, प्रतिशत का 100 लिख देंगे। अब यहाँ से निकल जाएगा आपका कितना प्रतिशत आपका टोटल लगा, ये आपका हो जाएगा 12×3 = 36, 360 घंटा J2 और J5 प्रक्रियाओं में टोटल समय लगा। ये भी देखिए जैसे दिया इस पूरे 7 प्रक्रियाओं से गुजरता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहने का मतलब ये था जो भी ये 7 प्रक्रियाओं से 7 प्रोसेस इसका होता है, 7 प्रोसेस से गुजरता है, 7 प्रोसेस में इतना इतना टाइम, ये टाइम का अनुपात है, सॉरी परसेंटेज है। तो J2 में 18% टाइम लगता है और J5 में 12%, दोनों को जोड़ दोगे कितना हो गया 30% हो गया, यानी 100 में से 30% J2 और J5 में लग जाता है। तो 1200 का 30% निकाल दो, सिंपल सा लैंग्वेज है, 1200 का 30% निकाल दो 360 घंटा ही होता है। तो आपका 360 घंटा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका देखिएगा पाई चार्ट होता है, फिर एक आपका बार ग्राफ होता है,
इसमें 1-2 चैप्टर और होते हैं, तो चारों चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएगा। मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो हर एक उस चैप्टर को टच करूंगा जो भी आपके एग्जाम में आता है। अगर मैं सिर्फ चैप्टर वाइज आपका प्रैक्टिस सेट लेकर चलता हूँ तो हो सकता है 1 या 2 चैप्टर छूट जाएगा, तो इससे आपके 25 में से 25 नहीं आएंगे, क्योंकि मैथ में 25 में 25 लाना बहुत ही आसान है SSC GD के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपके 25 में से 25 नहीं आ सकते। और वैसे मान लीजिए, अभी तो मान लीजिए आपके पास समय बहुत कम है, आपको लग रहा होगा 30-35 दिन है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपके 16 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, 16 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है। पता नहीं कब किसका पड़ जाएगा, हो सकता है आपका दिसंबर में पढ़ो, हो सकता है आपका नवंबर के स्टार्टिंग में ही पड़ जाए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो इसलिए आपको 15 नवंबर तक हर चीज़ ख़त्म कर लेना है, हर चीज़ पढ़ लेना है। तो अगर मान लीजिए मैं ऐसे कराता हूँ तो 3-3 चैप्टर ले जाऊँगा तो 10 चैप्टर ही पढ़ा पाऊँगा, 3 धाम 30 दिन, 2 दिन ले जाऊँगा तो 12-3 36 दिन होगा। इस तरह आप थोड़ा सा सोच सकते हो, जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह वो छूट जाएगा, काफ़ी चीज़ें छूट जाएंगी और आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब प्रैक्टिस सेट रहेगा तो दिक्कत ये नहीं रहेगा कि भाई क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, आप बस उसको अच्छे से पढ़ोगे, हर एक कॉन्सेप्ट आपके एग्ज़ाम में आएगा। जो भी प्रैक्टिस सेट में रहता है, अगर 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हो, 15 प्रैक्टिस सेट सॉल्व होते तो 6 से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो तो आपको लगेगा हाँ ये चीज़ बेनिफिट है। तो आप लोग प्लीज़ ये कमेंट मत करना कि सर चैप्टर वाइज कराइए या हिंदी इंग्लिश का जो भी है इसको कमेंट मत करना। मैक्सिमम स्टूडेंट जो भी होगा आप पढ़ो, जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट करो, अगर क्वेश्चन कोई दिक्कत होता है तो भी आप कमेंट करो। चलिए ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। इसमें शायद 15 या 16 क्वेश्चन कराया गया है, बाकी 3-4 क्वेश्चन जो बचा है उसको हम करा देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।